हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी अनफॉरगेटेबल लव के पार्ट 5 के साथ। हमने पार्ट 4 में देखा था कि जो लंचा होते हैं वो अपने वर्ल्ड में वापस पहुंच चुके हैं और वहाँ पे जंग के हालात हैं, वो वहाँ का किंग है। तो जो लंचा है उसको अपनी सल्तनत को भी तो बचाना है। भले ही वो अपनी मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच चुका था, अपने विंग के पास पहुंच चुका था, बट लंचा को अपने पुराने मिशन जो हैं उसको दिए गए हैं, उसकी पुरानी वर्ल्ड में उसको लाया गया है, तो उसको वो भी कंप्लीट करने तो पड़ेंगे। अपने वर्ल्ड को संभालना तो पड़ेगा। जहाँ उसने जिम्मेदारी ली है, वो किंग है, उसको अपनी क्वीन को छोड़ के अपनी सल्तनत को बचाना पड़ेगा। इसलिए लंचा को वहाँ वापस लाया गया है। और जो विंग है वो सुबह उठता है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि लंचा उसके पास नहीं है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं पता चल चुका था कि लंचा अपने वर्ल्ड में वापस जा चुका है। मुझे मेरा अनफॉरगेटेबल लव मिल चुका है, क्योंकि लंचा उसको हमेशा गुस्से में बोलता था कि अगर तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव तुम्हें मिल जाए तो मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो विंग को जो है ना वो पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है, और विंग को अपनी वही वाली कॉइन मिलती है जो उस दिन उसके गले से नीचे गिर के उस फाउंटेन में गिरी हुई थी। तो विंग जो है वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है और बहुत अपसेट होता है। फिर वो अपने आप को ना सँभाल नहीं पाता। वो रातें, वो पल, वो लंचा के साथ बिताए हुए हर एक चीज़ को ना याद कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। बहुत, बहुत ज़्यादा। बट वो खुद को ना ऐसा स्ट्रॉन्ग रखता है, प्रिटेंड ऐसा करता है कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी दादी सैड हो, उसकी वजह से उसकी दादी को परेशानी हो। वो ना न्यूसेंग को कॉल करता है और उसको बुलाता है। न्यूसेंग जो है वो विंग के पास आता है और उसको बोलता है, विंग क्या हुआ? तो विंग उसको सब कुछ बोलता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और लंचा कैसे उसकी ज़िंदगी से अचानक से गायब हो गया। जैसे अचानक से आया था वैसे अचानक से चला गया। उसका प्यार अधूरा रह गया। बट जो ये प्यार अधूरा रह जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत दर्द देता है, एक तरफ़ा प्यार। और प्यार अगर दो तरफ़ा हो और लॉन्ग डिस्टेंस हो, उससे मिलने का कोई रास्ता ना हो, तब भी बहुत दर्द देता है। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ना अपनी फैन फिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो विंग होता है वो तो आखिर हमारा अकेला रह चुका है, क्योंकि उसके पास उसका प्यार तो है, बट वो इतना दूर है कि उसको पता भी नहीं कि लंजा किस वर्ल्ड से आया है, कहाँ से आया है, क्योंकि लंजा ने कभी डिस्कस ही नहीं किया अपने वर्ल्ड के बारे में, कभी बताया ही नहीं। क्योंकि लंजा को पता ही नहीं था कि सडनली उसके साथ उसको लंजा विंग को वो कन्फेस कर देगा और बता देगा कि वो उससे प्यार करता है, और सडनली उसको अपने वर्ल्ड में वापस बुला लिया जाएगा जहाँ वो किंग है। तो विंग लंचा को कोई मौका ही नहीं मिला, कोई टाइम ही नहीं मिला विंग को कुछ बताने का या विंग को कुछ क्लू देने का कि वो उससे कब मिलने आए, कैसे मिलने आई, या वहाँ पहुँच सकता है विंग या नहीं। कुछ भी नहीं पता था। विंग जो है वो चिल्ला-चिल्ला के लंचा को बुला रहा होता है, बुला-बुला के लंचा को बुला रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं बुलाऊँगा लंचा को, तो वो मेरे पास टेलीपोर्ट होके आ जाएगा, उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है। बट जो लंचा है वो वहाँ पर विंग की आवाज़ें सुन रहा था, वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट उसकी जो वहाँ के हालात होते हैं वो उसको वहाँ से नहीं जाने देते, क्योंकि उसकी आवाम उसको बुला रही होती है। उसको ना अपने जंग का ऐलान कर दिया होता है उसके दुश्मनों ने, तो उसको अपनी जंग लड़नी होती है, उसको अपनी पूरी सल्तनत को बचाना होता है, अपने उस वर्ल्ड को बचाना होता है। तो वो अपने प्यार के लिए अपने इतने सारे लोगों की कुर्बानी तो नहीं दे सकता, अपनी फैमिली की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो जो लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, बहुत रोता है, बहुत तड़प रहा होता है विंग के पास वापस आने में के लिए। वो उस फाउंटेन के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके जो वहाँ पे एक फ़ेरी होता है, उसने जो वो फ़ेरी होता है उसने वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ के रख दिया होता है, जिसकी वजह से लंजा जो है वो विंग की आवाज़ें सुन के भी वहाँ टेलीपोर्ट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि फ़ेरी भी मजबूर होता है, उसको भी ऑर्डर्स मिले होते हैं, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो फ़ेरी होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो सोच रहा होता है कि काश क्या लिखा है इन दोनों की डेस्टिनी में, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, क्या मिलना होगा इन दो पिछड़े हुए प्यार का, कोई इस दुनिया में और कोई उस दुनिया में, कितना डिफरेंस है इनकी दोनों दुनिया में। वो अलग इंसान है, ये अलग दुनिया से, वो अलग दुनिया से, और देखो ना प्यार हो गया इन दोनों को आपस में, और अब कुदरत इनको मिला नहीं रही, इनकी डेस्टिनी इनको इतना दूर कर रही है। तो वो फ़ेरी भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, और वो जानबूझ के लंजा के सामने नहीं आता, क्योंकि उसको पता है अगर वो लंजा के सामने आएगा तो लंजा उसे गिड़गिड़ाएगा, उससे बोलेगा, बट वो अपना मिशन, अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं छोड़ सकता है। तो वो फ़ेरी भी मजबूर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जो विंग होता है वो न्यूसेंग को हग करके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, न्यूसेंग को संभाल रहा होता है। न्यूसेंग ना विंग के गले का मार्क देख लेता है और बोलता है, विंग ये तुमने क्या किया? तुम्हें लंजा ने मार्क किया है, तुम लंजा के ओमेगा बन चुके हो। तो लंजा विंग बोलता है, हाँ मैं लंजा को ओमेगा हूँ, मैं सिर्फ लंजा से प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है विंग को, विंग अगर तुम प्रेग्नेंट होगे तो क्या बनेगा? तुम कैसे संभालोगे खुद को? तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें पता है ना? तो विंग बोलता है, हाँ, और तुम्हारी दादी तुम्हें कैसे संभालेगी विंग? तुम्हें कुछ होश नहीं था, तुमने ये सब कुछ करने से पहले सोचा नहीं विंग?
तो विंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है न्यूज़ैन, बस मुझे लंजा चाहिए था, लंजा लंजा मुझे ना मेरे पास चाहिए था, बस मुझे मेरा लंजा चाहिए। न्यूज़ैन प्लीज़ मुझे मेरा लंजा ला के दो वापस दो। जैसे ना वो पागल ही हो गया था लंजा के लिए, और लंजा वहाँ तो न्यूज़ैन उसको बोलता है कि विंग देखो, हम किसी को नहीं बता सकते कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड से आए लड़के से प्यार करते हो जिसका कोई पता ही नहीं है, तो इस दुनिया का ही नहीं है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और तुम उसके लिए ज़िद कर रहे हो। मैं कहाँ से लाऊँ विंग, मैं कहाँ से लाऊँ तुम्हारे लंजा को वापस, मैं नहीं ला सकता। और न्यूज़ैन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि अगर हमारा कोई फ्रेंड होता है तो उसको हर्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो जो विंग होता है ना वो बोलता है न्यूसन को, न्यूसन तुम तो मेरे डोरेमोन हो ना, तुम तो मेरी सब कुछ विश पूरी करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे मेरा मेरा विंग वापस ला कर दे दो ना, मेरा लंचा। विंग बोलता है मेरा लंचा वापस ला के दो ना, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, तुम मेरी हर विश पूरी करते हो। तो जो न्यूसन होता है वो बोलता है विंग मैं तुम्हारी वो विश पूरी कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोई फेरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँ, मैं नहीं कर सकता विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लंचा को तुम्हारे पास नहीं ला सकता। तो विंग जो है ना वो इस कॉइन को उठाते अपने गले में लगाता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत से बहुत ज़्यादा। तो न्यूसन उसको समझाता है कि देखो विंग, अभी थोड़ी देर में दादी आएगी हमारे पास बोलने के लिए ब्रेकफास्ट, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा विंग, तुम्हारी दादी बस तुम्हारे सहारे जी रही है, बस तुम्हारी खुशियाँ देखने के लिए जी रही है, अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो कैसे जिएंगी। तो कहीं न कहीं विंग को भी समझ आ गया होता है कि उसके ऐसे रोने से या कुछ करने से लंजा वापस तो नहीं आएगा, बस वो इंतज़ार कर सकता है अपने लंजा का जो इस दुनिया से चला गया है अपनी वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड में अपनी दुनिया को बचाने के लिए। और वहाँ लंजा जो है वो भी कहीं न कहीं समझ चुका था कि वो कुछ भी कर ले, क्यों ना कुछ भी क्यों ना कर ले, वो अपने विंग के पास वापस नहीं जा सकता है। बस उसका एक मिशन था विंग के पास जाके उसको अपना अनफॉरगेटेबल लव दिलाना, बट गलती से मैंने उससे प्यार कर लिया। तो लंजा को जब विंग का एहसास होता है, उसको पता चलता है, और जब वो सोच में पड़ता है तो उसको याद आता है कि उसने विंग को मार्क कर दिया था, और विंग किसी और का ओमेगा भी नहीं बन सकता, वो किसी और से शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लंजा ने मार्क मार्क किया हुआ है। और वो कैसे अपनी दुनिया को बताएगा, क्या करेगा। तो जो लंजा है वो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब माइंड रहने लगता है वो। और यहाँ पर जो विंग है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बट अपनी दादी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ भी नहीं हो। उनकी दादी उनको बुलाने आती है, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने जाता है, अच्छे से कॉलेज जाता है, बट उसका कोई मन नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पे लंजा की भी यही हालत होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सैड होता है। उसको ना जंग करने में या कोई काम करने में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत। तो जो लंजा के वहाँ पे बहुत बड़े गुरु होते हैं, जब वो देखते हैं तो वो फ़ैरी को बहुत ज़्यादा डाँटते हैं। वो बोलते हैं तुमने इसे वहाँ क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना ये हमारा किंग है, अगर हमारे किंग को कुछ हो गया तो हमारी इस सल्तनत को कौन सँभालेगा? कौन रक्षा करेगा? ये तो लेंस का एक आखिरी वारिस बचा है हमारे पास, और तुमने इसको भी वहाँ उस वर्ल्ड में भेज दिया। तुम्हें पता नहीं है ये मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं भेजना चाहिए था। तो जो फ़ैरी होता है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, जो इसकी डेस्टिनी थी इसको वही मिला है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके जो गुरुजी होते हैं ना वो एक शरबत पिला देते हैं लंजा को, जिससे लंजा की जो विंग के साथ यादें थी वो सब मिट मिट जाती हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। बट लंजा के दिल में एक अलग सा एहसास, एक अलग सा दर्द फिर भी हर दिन उसको ना उसके सपने सताते हैं, उसकी वो यादें सताती हैं। बट नंजा को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका होता है उस शरबत के पीने की वजह से। क्योंकि उनके वहाँ पे गुरु जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनका किंग हमेशा उनके पास रहे, उनकी सल्तनत बची रहे, इसलिए वो ये सब कुछ करते हैं। बट उनको करने में बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो किसी से किसी का प्यार नहीं छीनना चाहते, बट अब उनकी डेस्टिनी उनको अलग करी थी, तो वो क्या कर सकते थे। तो जो लंजा है वो सब कुछ भूल जाता है, और जो विंग है वो उसको कुछ हफ्तों के बाद 3 वीक्स के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो जब विंग को ये सब कुछ पता चलता है तो विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ? क्या मैं इस बच्चे को रखूँ या मार दूँ? तो वो जब सोचता है कि मार दूँ, तो वो बोलता है मैं कैसे मार दूँ? तो वो बोलता है कि मेरे लंजा की निशानी है, कि तो क्या हुआ, मेरा लंजा मेरे पास नहीं, बट उसकी तो एक निशानी है मेरे पास। तो वो न्योसेंग को बोलता है, न्योसेंग उसको बोलता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग उसको बोलता है कि तुम किसी को नहीं बताओगे, मैं ना जा रहा हूँ। मुझे अब्रॉड स्टडी करने के लिए ऑफ़र मिला था, एक स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने लंजा की वजह से वो कैंसिल कर दी थी। अब मैं वो स्कॉलरशिप लूँगा और मैं वहाँ चले जाऊँगा हमेशा के लिए। तुम किसी को नहीं बताओगे न्यूज़लैंड में कहाँ गया हूँ, मेरी दादी को भी नहीं। प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो। और वो प्रॉमिस कर लेता है। तो विंग जो है दादी को बोलता है, दादी मुझे ना कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जाना होगा,
उसकी दादी बोलती है हाँ विंग तुम जाओ। तो उसकी दादी चाहती है कि उसका जो पोता है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे, उसको ना ये गरीबी की ज़िंदगी और नहीं जीनी पड़े, वो अपनी ज़िंदगी अपनी खुशियों खुद ढूँढे, वो उन पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं लगाना चाहती, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती विंग पे। और विंग भी जो है ना वो वहाँ से चला जाता है और वो कोरिया से ना चाइना चला जाता है और चाइना से सीधा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता था अगर वो चाइना में रहेगा तो कोई ना कोई लिंक कहीं न कहीं से कोई ना कोई उसको अपना मिल ही जाएगा। इसलिए वो चाइना से भी दूर होके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, वहाँ से वो अपनी स्कॉलरशिप चेंज करवा के ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप ले लेता है और वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे उसको ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। जब वो हीट में आता है तो उसके पास कोई नहीं होता उसकी हेल्प करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा पेन में अकेले सर्वाइव करता है। एक तो उसको अपनी लाइफ़ चलानी, दूसरी उसको अपने किसी फ्रेंड को भी साथ नहीं लेकर गया। वो नेहा सेन को बोलता भी है कि विंग मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, तो विंग ने उसको मना कर दिया होता है ये बोल के कि तुम्हारे बिना म्या म्या क्या करेगी? देखो मैं लंजा के बिना इतना अकेला हूँ, तो तुम्हारे बिना म्या म्या कैसे रहेगी? अगर तुमने उससे प्यार किया है तो तुम अपने प्यार को निभाओ न्यूज़ैन, तो मेरी तरह अपने प्यार को अधूरा मत छोड़ के जाओ। तो न्यूज़ैन कहीं न कहीं विंग की वो जज़्बात थे, जो दर्द था वो समझ चुका था और वो नहीं चाहता था कि विंग को और दर्द हो और पेन हो। इसलिए जो विंग है ना वो चला जाता है और फिर उसकी 9 मंथ्स प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वो एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है। तो फिर जब उसका बेबी बॉय का बर्थ होता है तो उसके जो डॉक्टर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि आपको एक बेटा पैदा हुआ है। तो फिर जो विंग है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और उसको याद आता है कि लंजा ने जब उसे अपना प्यार कन्फेस किया था और उनके सब बीच में वो नाइट उन्होंने स्पेंड की थी, फिर लंजा ने उससे बोला था कि विंग जब हमारे बेबीज़ होंगे ना, अगर अगर गर्ल हुई ना तो उसका हम नाम ना फ़्या रखेंगे, और अगर हमारा बेटा हुआ ना, बेबी बॉय हुआ ना, तो हम उसका नाम आयुएन रखेंगे। तो विंग ने बोला था ठीक है लंजा, हम उनका नाम आयुएन और फ़्या रखेंगे। तो जो विंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, लंजा का बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तो वो अपने बेबी को ना गोद में उठा के बोलता है कि आज से तुम ना मेरी लंजा की एक आखिरी निशानी हो, तुम मेरे प्यार की निशानी, तुम मेरे लंजा की निशानी हो। हम दोनों ना तुम्हारे पापा का वेट करेंगे, देखना एक दिन तुम्हारे पापा ज़रूर हमें लेने यहाँ से लेने ज़रूर आएँगे। तो तुम्हारा नाम आज ना आयुएन होगा, तुम मेरे लंजा के बेटे हो, तुम मेरे आयुएन हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम मेरे पापा की तरह मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो जो आयुएन है वो एक क्यूट सी स्माइल देता है और जो विंग है ना उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है आयुएन की वजह से। तो जो विंग होता है उसके गले में जो वो लॉकेट होता है, जो वो कॉइन होती है, वो उतार के ना अपने बेटे आयुएन के गले में लगा देता है। और यहाँ पे एक कमाल की बात ये होती है कि जो आयुएन है उसके पास भी अपने पापा की तरह ही टेलीपोर्ट होने की सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बट जब ये अभी फ़िलहाल विंग को नहीं पता है कि उसके बेटे के पास भी उसके पापा की तरह कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं, क्योंकि वो टेलीपोर्ट होकर अपनी मम्मा के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। जब भी उसकी मम्मा उसको प्यार से आयुइन करके बुलाता है, विंग जब भी उसको बुलाता है तो वो ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट होके वहाँ आ जाता। तो कभी-कभी ना विंग ने कुछ टाइम तक नोटिस नहीं किया था, बट एक दिन विंग ऐसे ही बैठ के और ना अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहे होते हैं, तो वो आयुएन की रोने की आवाज़ सुनता है और बोलता है आयुएन 2 मिनट वेट करो, मम्मा अभी आएगी। तो ना आयुएन ऑटोमेटिकली उसकी गोद में आकर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो जब विंग की देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो है विंग वो देखता है कि जो आयुएन है वो टेलीपोर्ट होके उसके पास आ गया, तो वो उसको ज़ोर से हग कर लेता है और रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पापा भी ऐसे ही टेलीपोर्ट होके हमेशा मेरे पास आ जाते थे और आज मैं उसको कितना बुलाता हूँ, मैं लंजा को कितना बुलाता हूँ, मैं वो कभी भी नहीं आता, वो मेरे पास नहीं आता है आयुएन। वो मुझसे नाराज़ है क्या? वो मुझसे रूठ गया है? क्या मेरी डेस्टिनी मुझसे रूठ गई है? क्या मेरा लंचा मुझसे रूठ गया है? वो मुझसे दूर हो गया ना इन्हीं पावर्स की वजह से। जब भी मैं उसको पहले बुलाता था, वो मुझसे हमेशा आ जाता था। चाहे गुस्सा करता, कुछ भी करता, बट आ जाता था। आज मैं कितना बुलाता हूँ उसको, बट वो क्यों नहीं आता आयुएन? तो विंग जब यहाँ पर लंजा को बुलाता है, तो लंजा के दिल में दर्द होता है, उसको कोई एहसास होता है कि उसको कोई बुला रहा है। उसकी कशिश उसको खींच रही होती है, बट वो जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों नहीं वो वापस उस आवाज़ को सुन पाता है, बट उसको महसूस कर पाता है, बट क्यों नहीं जान पाता कि वो कौन-सी आवाज़ है। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसका आयुएन भी उससे इसी तरह दूर हो जाए जैसे लंजा दूर हो गया। तो जो आयुएन है वो स्माइल कर रहा था अपनी मम्मा को देखकर, तो विंग्स को बोलता है कि तुम भी अपने पापा की तरह बिल्कुल ना एक शैतान बच्चे हो, एक बहुत अच्छे क्यूट हो बट अपने पापा की तरह, बट तुम भी उसी की तरह शैतानियाँ करते हो, नॉटी बच्चे हो तुम बहुत ज़्यादा। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसको ना कोई बोलता है कि यहाँ पे एक फेरी है,
जो सबकी विश पूरी करता है। तो विंग जो है वो बोलता है कि सच में यहाँ पे कोई फ़ैरी है, तो वो फ़ैरी वही फ़ैरी होता है जो विंग को कोरिया में मिला था, क्योंकि वो ना बस ऐसे ही हर जगह उसको कोई मिशन मिल जाता, वो वहाँ चला जाता था। तो विंग जो है ना एक दिन वैसे ही चल रहा होता है, तो उसको वो फ़ैरी मिल जाता है और अपने उस फ़ैरी को बोलता है कि फ़ैरी प्लीज़ मेरी एक विश पूरी कर दीजिए, जो मेरे बेटे के पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं इसकी, तो प्लीज़ आप इनको कैद कर दीजिए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे के पावर्स कैद क्यों करूँ? तो वो बोलता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं न कहीं मेरा आयुवन मुझसे दूर ना हो जाए, जैसे मेरा लंजा मुझसे दूर हो गया। आपको पता होगा ना मेरा लंजा कहाँ है? तो वो फ़ैरी बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा लंजा कहाँ है, बस मेरा कम मुझे मिशंस दिए जाते हैं जो मैं कंप्लीट करता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो विंग जो है वो बोलता है कि आपको भी नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी क्या लिखी हुई है, मुझे क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में? वो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, बट हाँ, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे के जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उनको कैद कर देता हूँ, बट वक़्त के साथ ये बड़ा होता जाएगा, इसके पावर्स भी बढ़ते जाएँगे और ये जो उसके हाथ में मैंने छोटा-सा मोती लगाया है, बड़ा हो जाएगा और जब ये 18 प्लस हो जाएगा, तो इसके ऑटोमैटिकली से पावर्स जो हैं, ये अपने आप इसके अंदर चले जाएँगे और तब तुम इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि तब तक मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका होगा और मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूँगा, तो ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो वो फ़ैरी जो है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है। मैं हर एक की डेस्टिनी देख पा सकता हूँ, बट तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की और तुम्हारे उस लंजा की डेस्टिनी मैं कभी नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो जो विंग होता है उसकी आँखों में आँसू होते हैं और चेहरे पे फेक स्माइल होती है, क्योंकि उसने ना अब कहीं न कहीं जीना सीख लिया था लंचा के बिना। उसको ना एक आदत सी हो गई थी, वो हर सुबह उठता और हर रात तक अपने लंचा का इंतज़ार करता। उसको दिन भर याद करता, उसकी उसी चीज़ों को, उसके साथ उठाई उन तस्वीरों को, उसके साथ लिखी हुई वो किताबों को, सब कुछ देखता। तो वो ना बैठे-बैठे अपने लंचा के लिए ना गाने लिखता। तो एक दिन उसके जो सॉन्ग्स हैं ना, वो अचानक से एक रेस्टोरेंट में गिर जाते हैं और वहाँ पे एक सिंगर होता है। तो वो एक डायरेक्टर होता है, वो विंग को बोलता है कि तुम ये सॉन्ग्स लिखते हो? वो बोलता है हाँ, मैं लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। तो वो उसको बोलता है कि मेरे यहाँ पे एक छोटा-सा कंसर्ट है, बट मेरा जो सिंगर है, मेन सिंगर है, वो बीमार हो चुका है, तो क्या तुम उसके बदले गाओगे? तो वो बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई सॉन्ग गाऊँगा। तो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम गाओ, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो गाना। तो वो एक सॉन्ग ना लंजा के लिए, लंजा के नाम पे डिक्लेयर करता है और बोलता है कि मेरे प्यारे हबी के लिए तो जहाँ भी हो, काश वो मेरा ये गाना सुन रहा हो और मेरे पास वापस आ जाए। तो सभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि रणवीर की जो आवाज़ होती है ना, उसमें वो दर्द होता है, वो तकलीफ़ होती है, जो वो लंचा को बुला रहा होता है, तो एक गाना गाता है और उसका गाना बहुत ज़्यादा हिट होता है, बहुत ज़्यादा। वो रातों रात ना सुपरस्टार बन जाता है और वो डायरेक्टर जो होता है ना, वो विंग को साइन कर लेता है हमने नेक्स्ट एल्बम के लिए भी, और 5-6 डायरेक्टर्स और भी विंग को एल्बम के लिए सेलेक्ट कर देते हैं और विंग सबको साइन कर देता है, क्योंकि वो अपने बेटे को, अपनी बेबी को ना बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता था, बहुत सारा प्यार देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो तकलीफ़ें उसने अपने बचपन में झेली हैं, वो उसका बेटा भी झेले। तो वो उसने ना एक किया था, उसने अपना एक बहुत बड़ा पिलो लिया था, उसपे ना एक टेडी बियर सा लिया था, उसपे लंचा की ना फ़ोटो लगाई थी, उसमें ना फ्रेम करवाई थी और ना अपने बेटे के पास हमेशा उस पिलो को रखता था और उसको बोलता था कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये मेरा लंचा है, मेरा हबी, मेरा हस्बैंड है, मेरा प्यार, मेरा अनफॉरगेटेबल लव है। तो मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ये वापस ज़रूर आएगा। मेरा लंचा मेरे पास वापस ज़रूर आएगा। अब हमें ये देखना है, क्या लंचा वापस विंग के पास आएगा या नहीं? ये हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। और आई होप गाइज़ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, मुझे इतनी अच्छी-अच्छी कमेंट्स करने के लिए, और अपना ख़्याल रखना।